हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित नवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन लाइव। आज अपन किरण प्रकाशिकी की तीसरी क्लास देखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं जनाब प्रकाश का परावर्तन। एक्सक्यूज मी। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम में चलते हुए संश्रित होते हुए किसी सतह से टकराकर अपना पथ बदलते हुए वापस उसी माध्यम में संश्रित होती है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में संश्रित होते हुए किसी सतह से टकराकर अपना पथ बदलती है, लेकिन पुनः उसी माध्यम में संश्रित होती है जिस माध्यम से वह आ रही है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है वह सतह परावर्तक सतह कहलाती है। जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर आकर गिरती है, परावर्तक सतह की ओर जा रही होती है, वह आपतित किरण कहलाती है। और जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराकर दूर जा रही होती है, उसी माध्यम में दूर जा रही होती है, वह क्या कहलाती है? परावर्तक सतह। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर गिरती है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। तो समझने की कोशिश यहां पर हम लोग करते हैं। मान लीजिए ये एक परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह। जनरल तौर पर हम परावर्तक सतह के रूप में क्या लेते हैं? कांच लेते हैं। और हम क्या करेंगे? कांच की एक सतह पर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं। तो जिस सतह पर हम सिल्वर की पॉलिश करते हैं उस सतह को हम इस तरह से रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इसका मतलब कांच की यह सतह पर पॉलिश कर दी गई है, तो कांच की दूसरी सतह क्या बन जाती है? परावर्तक सतह बन जाती है। ठीक है, तो XY एक परावर्तक सतह है। एक प्रकाश किरण आती है किसी माध्यम से संश्रित होते हुए, यह इस सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात सीधी जाने की बजाय अपने पथ से विचलित हो जाती है और पथ से विचलित होकर इसी माध्यम में संश्रित हो जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो भैया लोगों, परावर्तन की क्रिया में प्रकाश अपने पथ से विचलित हुई है, प्रकाश माध्यम चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रिया में, दोनों के अंदर प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित होती है। लेकिन जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश किरण अपने पथ से तो विचलित होगी, साथ साथ माध्यम भी चेंज करेगी। बोले तो अपवर्तन के पश्चात वो किसी दूसरे माध्यम में संश्रित होगी। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से संश्रित होते हुए किसी सतह से टकराकर अपना पथ बदलकर उसी माध्यम में संश्रित होती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस सतह से परावर्तन की क्रिया हुई है, वह सतह परावर्तक सतह कहलाती है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक सतह पर आकर गिरती है क्या कहलाती है? आपतित किरण। तो मेरे को आप फटाफट बताओ, इन दोनों किरणों में से
कौन सी किरण सतह पर आकर गिर रही है, तो इस एरो से पता लग रहा है कि यह प्रकाश किरण इस सतह की ओर जा रही है, सतह पर आकर गिर रही है। आपतित किरण का मतलब एक तरह से बताया गया है, वह प्रकाश किरण जो सतह की ओर जा रही है वो आपतित किरण कहलाएगी। तो वह प्रकाश किरण जो सतह की ओर जा रही है अर्थात सतह पर जाकर गिर रही है क्या कहलाएगी, आपतित किरण। तो PQ क्या है भैया, आपतित किरण। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तन के पश्चात सतह से दूर जा रही है, तो ये एरो बता लग रहा है कि ये प्रकाश किरण सतह से दूर जा रही है, क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। तो QR क्या हो गई भैया, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर गिरती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर जाकर गिरती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वह आपतन बिंदु हो गया। तो ये Q क्या होगा, आपतन बिंदु। Q क्या होगा भैया, आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा या खींचा गया तल क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो अभिलंब क्या होगा, आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब। तो ध्यान रखना, अभिलंब परावर्तक सतह से कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। तो NQ क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब। तो अभिलंब क्या होगा, क्या होगा अभिलंब, आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। अब फिर गौर फरमाना, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। तो ध्यान रखिएगा, आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य का कोण। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, आपतित किरण और सतह के मध्य का कोण देख लेते हैं, तो आपतित किरण और सतह के मध्य का कोण आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब, और अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा। अरे ये 90 है तो ये भी 90 है, अर्थात अभिलंब परावर्तक सतह की क्या होगा, लंबवत होगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कहां से नापे गए, अभिलंब से। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण। और गौर फरमाइएगा, अगर यह सतह नहीं होती तो मेरी प्रकाश किरण सीधी की सीधी ऐसे जाती, तो आपकी प्रकाश किरण सीधी की सीधी ऐसे जाती, लेकिन इधर जाने की बजाय वो टकराने के पश्चात इधर जा रही है। इसका मतलब मेरी प्रकाश किरण इतने कोण से क्या हो गई, घूम गई। तो यह कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। यह कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। अब मैं नया डायग्राम बना देता हूं। ये आपतित किरण है, ये
अभिलंब में ये परावर्तित किरण है। अगर ये परावर्तक सतह नहीं होती, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। अगर परावर्तक सतह नहीं होती है तो प्रकाश किरण सीधी की सीधी ऐसे जाती। मैं डैश डैश से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि टकराने के पश्चात सीधी नहीं जाएगी, ऐसे अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो एक्चुअल में यहां नहीं जाएगी, इसलिए मैंने डैश से बताया। और टकराकर वो इधर आ गई, टकराकर वो इधर आ गई। तो आपकी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इतने कोण से घूम गई, तो यह कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। गौर फरमाइएगा, ये आइए, ये आर है। आपने से मेरे को कौन बताएगा कि ये पूरा कोण कितना होगा? तो आप सब जानते हैं ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री। इस पूरे कोण में से हम इस वाले कोण को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा। ये वाला कोण क्या होगा? आर, और ये क्या होगा? आई। अरे ये डेल्टा, ये आर और ये आई, इसका मतलब डेल्टा आई और आर तीनों मिलकर कितने होते हैं? 180 डिग्री। इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर होगा। तो यह आपकी प्रकाश किरण इतने कोण से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इतने कोण से विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस आई प्लस। एक और बात मैं आपको बता दूं, माना कि जो आपतित किरण है, जो प्रकाश किरण सतह पर आकर गिर रही है, सतह की ओर जा रही है, आपतित किरण कहलाएगी। माना कि इस आपतित किरण की का वेग c, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू है। तो यह प्रकाश किरण आई टकरा के इधर चल गई, तो प्रकाश किरण का वेग c का c होगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा की लैम्डा होगी, आवृत्ति न्यू की न्यू होगी। क्योंकि प्रकाश किरण टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट रही है, तो प्रकाश का वेग नहीं बदलेगा। प्रकाश का वेग नहीं बदलेगा तो तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगी। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के प्रकाश किरण का वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य तीनों समान होगी। तो राइट डाउन कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लिख लीजिए फटाफट। तो भैया परावर्तन की क्रिया क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से संचारित होते हुए किसी सतह से टकराकर अपना पथ बदलकर वापस उसी माध्यम में चल जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जिस सतह से परावर्तन की क्रिया हुई है वो परावर्तक सतह। प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर आकर गिरी है वो आपतित किरण। वह प्रकाश की वह किरण जो परावर्तन के पश्चात परावर्तक सतह से दूर जा रही है, परावर्तित किरण कहलाएगी। वह बिंदु परावर्तक सतह पर, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर मिलती है, आपतन बिंदु कहलाएगा। या आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, गिरती है, आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बार हम लोग क्या करते हैं, इस कोण को आपतन कोण बोलते हैं। नहीं भैया, परावर्तक सतह और आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण नहीं होता। इसी तरह से परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के मध्य का कोण परावर्तन कोण नहीं होता। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण होगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण होगा। और प्रकाश किरण कितने कोण से विचलित होगी? 180 माइनस आई प्लस आर। इसी को एक और दूसरे तरह से भी बोला जा सकता है। ये मेरी आपतित किरण थी, ये मेरी परावर्तित किरण है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो आपतित किरण कितने कोण से मुड़ी? इतने सारे कोण से मुड़ी। तो इसको भी विचलन कोण बोल दिया जा सकता है।
और ये जो विचलन कोण आएगा वो किसके बराबर आएगा, देखना यहां से यहां जाऊंगा तो 180 I और R, तो ये क्या हो जाएगा 180 I प्लस R। ठीक, बोले तो ये वाला विचलन कोण तो 180 से कम होगा और ये वाला 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जनाब परावर्तन के नियम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन के नियम। रब कर दूं जनाब मैं इनको, तो आपने बोला तो मैंने इनको रब कर दिया। तो बात करते हैं जनाब परावर्तन के नियम। तो जनाब परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, नियम तो सबको याद होता है, मतलब बहुत कम को याद होता है। मतलब देखिएगा, ये परावर्तक सतह है, मैं जनरली एक लाइन खींच देता हूं, आपको रेखा दिखती है, लेकिन एक्चुअल में ये सतह होती है। इस तरह से सतह बोर्ड के लंबवत है, इस तरह से ये सतह है। एक प्रकाश किरण यहां पर आके गिरती है, तो पता लगा मैंने यह प्रकाश किरण कौन से तल पे बनाया, बोर्ड के तल पर। बोर्ड के तल पर प्रकाश किरण बनाई, यह बिंदु आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर मैंने क्या करा, इस परावर्तक सतह के लंबवत रेखा खींची। तो ये परावर्तक सतह के लंबवत रेखा खींची, तो पता लगा आपतित किरण, अभिलंब तीनों बोर्ड के तल पर हो गए। तो परावर्तित किरण इस बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं आएगी, इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएगी, इस बोर्ड से अंदर की तरफ भी नहीं जाएगी। तो जब आपतित किरण और अभिलंब तीनों दोनों बोर्ड के तल पर है, तो परावर्तित किरण भी बोर्ड के तल पर होगी। यह बोर्ड के तल से बाहर, यह बोर्ड के तल से अंदर नहीं जाएगी, यह इसी तल पर होगी। तो तीनों का तल क्या होगा, एक समान। मान लीजिए अगर आपतित किरण इस तल पर होती, इस तल पर होती, अभिलंबी इस तल पर होता, तो परावर्तित किरण भी इसी तल पर होती। ये परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण ही होगी। तीनों का तल क्या होगा, समान होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही क्या होंगे भैया, तल पर होंगे। दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है वो क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो मान लीजिए ये कोण I है और ये कोण R है, तो इसका मतलब I और R दोनों बराबर है। मीन्स अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, परावर्तन के दोनों नियम, ढंग से लिख दूं, पूरा लिख दूं, परावर्तन के दोनों नियम, कौन से दोनों नियम, ये दोनों नियम सभी प्रकार की
परावर्तक सतह के लिए लागू होते हैं। सभी प्रकार की परावर्तक सतह के लिए का मतलब, अगर परावर्तक सतह चाहे समतल हो, चाहे वक्रीय हो, चाहे खुरदरी हो, किसी भी टाइप की परावर्तक सतह हो, परावर्तन के ये नियम हर प्रकार की सतह के लिए लागू होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम में ये आप परावर्तन की क्रिया केवल समतल सतह के लिए प्रदर्शित की है, तो ये नियम केवल समतल परावर्तक सतह पर लगेंगे नहीं। आपकी ये परावर्तक सतह समतल हो, वक्रीय हो, गोलाकार हो, खुरदरी हो, परावर्तक सतह किसी भी टाइप की हो, परावर्तन के ये दोनों नियम हमेशा लागू होंगे। बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होगा। मान लीजिए परावर्तक सतह कुछ इस टाइप की है, ये परावर्तक सतह, ठीक, ये परावर्तक सतह, प्रकाश की किरण यहां पर आकर गिरी तो ये आपतन बिंदु है, प्रकाश की किरण बोर्ड के तल पर आकर गिरी तो ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर मैं क्या करूंगा, अभिलंब खींचूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। तो इस सतह पर अभिलंब खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि यह सतह वक्राकार है, मुड़ी हुई है, तो इस सतह पर अभिलंब खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। पहले तो इस सतह पर क्या करनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। अब आप उस स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो यह क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो मान लीजिए अगर आपतन कोण 10 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री ही होगा, अर्थात यहां पर भी I और R दोनों बराबर होंगे। अगर आपकी परावर्तक सतह कुछ ऐसे है तो मान लीजिए प्रकाश किरण यहां पर आकर गिरी तो इस बिंदु पर, ये बिंदु आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु पर मेरे को क्या खींचना है, अभिलंब। तो जब भी किसी वक्राकार सतह या वक्राकार रेखा पर अभिलंब खींचना हो तो आप सबसे पहले उस वक्राकार सतह पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, फिर उस स्पर्श रेखा पर अभिलंब खींच दीजिए। तो ये स्पर्श रेखा पर अभिलंब हो गया, लेकिन मेरा I किस किस के मध्य कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण, तो ये आपतन कोण हो गया। अगर ये आपतन कोण 15 डिग्री है तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से 15 डिग्री के कोण पर ही जाएगी। अब एक और गजब की बात क्या है, मान लीजिए आपकी परावर्तक सतह गोलाकार है, आपकी परावर्तक सतह गोलाकार है। अरे ये मैंने आपको परावर्तक सतह बताई थी ना, बेसिकली ये भी गोलाकार थी, गोले का एक छोटा सा भाग थी। अब की बार मैंने पूरा गोला बना दिया, ये भी गोले का एक छोटा सा भाग थी, अब की बार मैंने पूरा एक गोला बना दिया। तो अगर आपकी परावर्तक सतह गोलाकार है तो क्या होगा देखिएगा, क्या होगा देखिएगा। मान लीजिए प्रकाश किरण क्या होती है, इस बिंदु पर आकर गिरती है तो ये आपतन बिंदु हुआ, और ये आपतन बिंदु हुआ तो इस पर मैं अभिलंब खींचूं। अभिलंब खींचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्पर्श रेखा खींचूंगा इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर मैंने ये अभिलंब खींच दिया। आपतित किरण अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण, तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा और बात करता हूं और इस अभिलंब को आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो पता लगता है यह अभिलंब इस गोले के केंद्र से होकर जाता है, अर्थात यह अभिलंब एक तरह से इस गोले की क्या हो गई, त्रिज्या, या यूं बोलूं इस गोले की सतह के किसी बिंदु को, गोले की सतह के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा अर्थात त्रिज्या हो गई। इस बिंदु की अगर अपन बात करें, ये प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर आई, इस बिंदु पर मैं अभिलंब खींचना चाहूं तो मैंने ये स्पर्श रेखा खींच दी,
ये स्पर्श रेखा खींच दी, तो इस स्पर्श रेखा पर अभिलंब बनाओ, तो इस स्पर्श रेखा पर अभिलंब बनाया, तो यह जितना ये आपतन कोण है उतना ये परावर्तन कोण है। तो पता लगा, अरे ये अभिलंब फिर कहां से होकर गुजर रहा है, केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी प्रकाश किरण गोले की किसी सतह पर आपतित होती है, तो अगर आपको उस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचना है, तब आपको बार बार स्पर्श रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। आप इस बिंदु को गोले के केंद्र से मिला दें, तो यही रेखा इस बिंदु पर क्या होगी, अभिलंब। तो एक बात यूं समझ लीजिए, गोले या वृत्त के किसी बिंदु पर आपको अभिलंब खींचना है, तो उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही अभिलंब होगी। तो ये अभिलंब हो गया, तो जितना ये आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण। आपकी प्रकाश किरण इस बिंदु पर आकर गिरी, गोलाकार सतह या वृत्ताकार सतह, वृत्ताकार रेखा के इस बिंदु पर आकर गिरी, तो इस बिंदु पर अगर मेरे को अभिलंब खींचना है, तो गोले की सतह के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होगी। तो ये अभिलंब, ये आपतन कोण, तो ये उतना ही परावर्तन कोण। तो ध्यान रहे, परावर्तन के जो नियम होंगे वो सभी प्रकार की परावर्तक सतह के लिए लगेंगे, चाहे वह सतह समतल हो, चाहे वक्राकार हो, चाहे पूरी तरह से गोलाकार हो, किसी भी टाइप की परावर्तक सतह हो, ये नियम हमेशा लागू होंगे। और यहां से एक बात और हमने सीखी, गोलाकार सतह के किसी बिंदु पर अगर आपको अभिलंब खींचना है, तो खटाखट आप क्या कीजिए, उसको उसके वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए, तो गोले के केंद्र से मिला दीजिए। गोले के केंद्र से गोले की सतह को मिलाने वाली रेखा इस बिंदु पर गोले की क्या होगी, अभिलंब। मान लीजिए बहुत सी बार आपको पूरा गोला नहीं दिया जाता, ऐसे दे दिया, हेतु गोलाई छोटा सा भाग दे दिया, इस बिंदु पर अभिलंब बताना है, तो आप पूरा प्रदर्शित करो कि आधा इस बिंदु पर अभिलंब क्या होगा, केंद्र से मिला दो मैं इसको, तो यही रेखा इस बिंदु पर अभिलंब होगी, क्योंकि जब मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूंगा और उस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा खींचूंगा, तो यह लंबवत रेखा कहां से गुजरेगी, केंद्र से। तो गोले की सतह के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर गोले की क्या होगी, अभिलंब होगी, अभिलंब होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। आप लिखना चाहे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज कर आप लिख लें, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया, गोले की सतह के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर गोले के लंबवत होती है, अर्थात उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब। ठीक है सर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, आप एक चीज देखिएगा, ये मैंने इस बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया, यह परावर्तक सतह है। मान लीजिए एक प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह पर
इस प्रकार आपतित हुई कि आपतन कोण कितना है 30 डिग्री। आपतन कोण 30 डिग्री है तो भैया लोगों परावर्तन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। परावर्तन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि परावर्तन का नियम है कि परावर्तक सतह चाहे कोई से भी हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर प्रकाश किरण ऐसे ना आकर थोड़ी अभिलंब की ओर से आती है, अर्थात आपतित किरण थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुकती है, तो अगर आपतित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी तो नो डाउट आपतन कोण क्या होगा कम होगा। अरे आपतित किरण अभिलंब के पास आ गई तो आपतन कोण क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण क्या कहलाता है आपतन कोण। तो जैसे ही आपतित किरण अभिलंब की तरफ आएगी तो आपतन कोण कम हो जाएगा। अरे भैया लोगों आपतन कोण कम हो जाएगा तो परावर्तन कोण भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर प्रकाश किरण और अभिलंब की ओर झुकती, अभिलंब से और पास होती और आपतन कोण अगर 10 डिग्री होता तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाता 10 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 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 आपतित किरण अभिलंब की ओर जाती जा रही है, परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर झुकती जा रही है। अरे आपतन कोण कम होगा तो परावर्तन कोण कम होगा, तो अगर प्रकाश किरण और आपतित किरण अभिलंब के पास आएगी तो परावर्तित किरण भी और अभिलंब के पास आएगी। तो अगर आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश आए, अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये अभिलंब है और पता लगा, क्या पता लगा कि अभिलंब है और आपतित किरण भी ऐसे आ रही है। इसका मतलब क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के बीच कोई कोण नहीं है। तो भैया अगर आपतित किरण ये होती तो आपतन कोण ये होता, ये होती तो ये होता, ये होती तो ये होता। तो जैसे जैसे प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ आती जा रही है आपतन कोण क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है, और जब प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश ही आएगी तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोई कोण नहीं होगा, I बराबर 0 होगा। तो आपने देखा जैसे जैसे प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ आती जा रही थी, परावर्तित किरण भी अभिलंब की तरफ जाती जा रही थी, और जब आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश आएगी तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के अनुदिश होगी। क्यों? क्योंकि I बराबर 0 तो R बराबर भी 0, परावर्तन की क्रिया में I और R समान होते। इसका मतलब परावर्तित किरण भी अभिलंब से कोई कोण नहीं बनाएगी, तो ये अभिलंब है और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोई कोण नहीं है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के ही अनुदिश संचित होगी। तो गौर फरमाइएगा, जब आपतन कोण 0 होगा तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, और गौर फरमाइएगा जब आपतन कोण 0 है तो मेरी प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह पर क्या हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। गौर फरमाइएगा, बच्चे सोचते हैं प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आपतित हो रही है, तो बच्चे को लगता है I बराबर 90, लंबवत का लंब 90 समझता है। लेकिन भैया I आपतित किरण और सतह के मध्य का कोण नहीं है, I है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण। तो जब आपसे बोला जाए कि जब प्रकाश किरण सतह पर लंबवत आपतित हो रही है, इसका मतलब प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आ रही है, तो आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी 0। तो इसका मतलब क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के
पश्चात उसी पथ पर विपरीत दिशा में संचरित होती है। उसी पथ पर विपरीत दिशा में संचरित हुई है, बोले तो जिस पथ से वो आ रही थी उसी रास्ते पे जाएगी, बस दिशा विपरीत होगी। बोले तो जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर अभिलंबत आपतित हो रही है तो आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश आ रही है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के अनुदिशी चलेगी। बस आपतित किरण सतह की तरफ आ रही है और परावर्तित किरण सतह से दूर जा रही है। तो जब आपतित किरण अभिलंब के अनुदिश चल रही है तो दोनों के बीच में कोई कोण नहीं है, I बराबर 0। और तो सतह से टकराने के पश्चात भी परावर्तित किरण इसी पथ पर विपरीत दिशा में जाएगी, बोले तो अभिलंब के अनुदिश जाएगी, तो परावर्तन कोण भी 0। तो शॉर्टकट बात क्या है, जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होगी तो प्रकाश किरण उसी पथ पर क्या होगी, विपरीत दिशा में संचरित होगी, अर्थात I बराबर 0 होगा तो R बराबर भी 0 होगा। दो टाइप का परावर्तन होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विस्तृत परावर्तन। तो अपन नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन देखते हैं जरा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर विपरीत दिशा में संचरित होगी। रब कर दो। तो दो टाइप का परावर्तन होता है, दो टाइप का परावर्तन होता है। एक होता है नियमित, एक होगा नियमित परावर्तन और एक होगा अनियमित परावर्तन, या जिसको हम बोलेंगे विस्तृत परावर्तन। दो टाइप का परावर्तन होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, समतल परावर्तक सतह से होता है, और विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है, खुरदरी सतह से होता है। तो मतलब समझिएगा, यह समतल परावर्तक सतह है, ठीक है, और पता लगा इस समतल परावर्तक सतह पर एक समानांतर किरण पुंज आकर गिरता है। इसका मतलब आपतित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर है, आपतित होने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है सर, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से बनाइएगा ढंग से। ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर जाकर गिरी, ये इस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर, तो हम इन आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचे तो चूंकि तीनों आपतन बिंदु समतल सतह पर है, प्लेन सतह पर है, तो तीनों अभिलंब एक दूसरे के समानांतर होंगे। ये तीनों प्रकाश किरणें भी आपस में समानांतर है, तो इन तीनों प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण भी समान होंगे। और जब इन तीनों के लिए आपतन कोण समान होंगे तो अपन जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर। गौर फरमाइएगा, तीनों कोण बराबर है तो ये तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश किरण टकराने के पश्चात
यह समानांतर प्रकाश किरण पुंज टकराने के पश्चात समानांतर ही संश्रित होगा। तो नियमित परावर्तन में क्या होगा, यदि समानांतर प्रकाश किरण पुंज किसी समतल सतह पर आपतित होगा तो टकराने के पश्चात परावर्तित प्रकाश किरण पुंज भी समानांतर होगा। लेकिन अगर आपकी सतह उबड़ खाबड़ है, कहने का मतलब क्या है, खुरदरी सतह है, इस खुरदरी सतह पर भी क्या हो रहा है, समानांतर किरण पुंज आ रहा है। इस खुरदरी सतह पर भी समानांतर किरण पुंज आ रहा है। प्रकाश किरणें अभी भी एक दूसरे के क्या बताई भैया, समानांतर बताई। प्रकाश किरणें अभी भी एक दूसरे के समानांतर है। प्रकाश किरणें अभी भी एक दूसरे के समानांतर, लेकिन अब की बार वो एक खुरदरी सतह पर आके गिरे, तो ये वाली प्रकाश किरण जब इस पर आकर गिरेगी तो अगर मैं इस बिंदु पर अभिलंब खींचूंगा तो एक स्पर्श रेखा खींची, उस स्पर्श रेखा पर मैंने अभिलंब डाला, इस बिंदु पर अभिलंब खींचूंगा तो एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, उस पर अभिलंब डालूंगा, इस पर करूंगा तो एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, उस पर अभिलंब डालूंगा। तो यहां आपतन कोण इतना है, यहां पर आपतन कोण इतना है, यहां पर आपतन कोण इतना है। तो तीनों के लिए आपतन कोण अलग अलग है, तो तीनों के लिए परावर्तन कोण भी अलग अलग होगा। तो पता लगेगी, क्या पता लगेगी, अब की बार ये परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होगी। तो नियमित परावर्तन में जब कोई समानांतर प्रकाश किरण पुंज किसी परावर्तक सतह पर आके गिरेगा तो परावर्तित किरणें भी क्या होगी, समानांतर होगी। लेकिन जब किसी खुरदरी सतह पर समानांतर किरण पुंज आकर गिरेगा, ध्यान दें दोनों ही केस में समानांतर किरण पुंज आकर गिर रहा है, लेकिन अब की बार परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होगी। ये क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन। तो चलिए आज के लिए इतना सा बहुत है, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।